सर, अमेरिका खुलकर इसराइल की जंग में आ गया है। आपको क्या लगता है अब आगे सूरत हाल खत्ते के लिए कितनी ज़्यादा वर्स्ट या कशीदा हो सकती है, और अगर अम भी ना हुआ तो डिज़ास्टर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईरान के लिए? जी, मेरे ख्याल में अमेरिका का ये जो कदम है, ये यकीनन खित्ते में कशीदगी बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदी का फैसला था। पहले तो ये है कि इखलाकी लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि इसराइल का एटमी प्रोग्राम तो दुनिया के अमन के लिए है और ईरान का उस अमन के खिलाफ है, तो ये दोगलापन है। और दूसरा ये है कि पुरानी जो जंगें लड़ी हैं आज तक अमेरिका ने, उसमें कौन सा अमन आया है, जहाँ पे वियतनाम हो या इराक हो या ईरान, ये अफगानिस्तान हो। तो वो तो उनके अपने कैंप में बहुत ज्यादा ये बात हो रही थी कि ये ना किया जाए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये अमेरिका के लिए सही नहीं होगा कि आप एक इसराइल के, इतनी बड़ा मुल्क है और इसराइल के आगे इस तरीके से लगा हुआ मुनासिब नहीं था। तो कुछ जरा हैरत भी हुई है कि इतनी जल्दी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, ना कांग्रेस से पूछा जो उनके कवानीन कहते हैं अमेरिका के। और आपने सुना होगा बर्नी सैंडर्स जैसे जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये कोई बहुत दानिशमंदाना फैसला नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि खित्ते में काफी इससे कशीदगी बढ़ेगी। ये डिपेंड करता है कि ईरान के पास कितनी इस्तात है रिस्पॉन्ड करने की। मे बी इमीडिएटली शायद ना कर सकता हो, लेकिन मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ईरान के पास ये इस्तात होगी। जी। एजाज साहब, 2 हफ्ता इंतज़ार करने का कह दिया गया वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से, और मुज़ाकरात बहाल करने के ऐलान के बाद ईरान पर बमबारी। आपको नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप बहसीत एक लीडर या फिर अमेरिका के सरबराह के तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एतमाद को भी डैमेज किया है? अब दूसरी रियासतें उनके बिहाफ पर मुज़ाकरात करने से पहले सोचेंगी, बिकॉज़ उन्हें कॉन्फिडेंस में ना लेके ऐसा कदम उठाना जो है वो धोखा देने के मुतरादिफ होता है। जी, ऐसे ही लग रहा है जी, क्योंकि बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं, तो पता नहीं चलता। पहले तो उन्होंने कहा मैं 2 हफ्ते बाद ये फैसला करूंगा, खुद ही ऐलान किया, लेकिन साथ ही फैसला खुद ही कर दिया। क्या वो एक ब्लफ था, ये भी नहीं पता। तो इस वजह से मेरा ख्याल में ये कोई बहुत ही अच्छा कदम नहीं उठाया है। अब ईरान रात को हमला करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है, अमरीकी अड्डों पर खित्ते में हमला करता है, क्या करता है हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन ईरान कोई ना कोई जवाब देगा। और उसके नतीजे में पूरी दुनिया का, खत्ते का अमन जो है मुतासर होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है और तेल की तरसील बंद हो जाती है, तो आपको पता है तो फिर तो सारे मुल्क बशमूल पाकिस्तान मुतासर होंगे। कीमतें चढ़ जाएंगी, महंगाई हो जाएगी, मसाइल बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ये पूरी दुनिया को मुसीबत में डालना, सिर्फ इसलिए कि इसराइल ये कह रहा है कि ये किया जाए, मेरे ख्याल में ये तो बहुत अक्लमंदी का फैसला नहीं। अच्छा एजाज साहब, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया है। हालांकि अब कुछ ऐसी फुटेजेस, सैटेलाइट इमेजेस भी आ चुके हैं जहां से नज़र आ रहा है कि ईरान ने इन जगहों से अपनी जो चीज़ें हैं वो मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि ये जो यूरेनियम की जो लीकेज है या फिर यूरेनियम फैलने का जो खदशा है वो बढ़ चुका है। आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? ईरान का जो ये कह रहा है कि जनाब हमारे असासे महफूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तबाह कर दिया तो कर दें, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा? मुझे नहीं पता जी हकीकत क्या है, लेकिन अगर उनके किसी फिसाइल मटेरियल के ऊपर अटैक हुआ हो, तो वो रेडिएशन तो पकड़ी जाएंगी मिनट्स के अंदर सारी जगह। आपको पता है वो तो ईरान से बढ़कर फैल जाएंगी, खित्ते में, पानियों में आ जाएगी, और ये फैलना शुरू हो जाएगी दुनिया में। अभी तक तो कोई इसके आसार नजर नहीं आए हैं। आईएईए ने भी नहीं कहा, तो कोई ताबकारी के जो इफेक्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जो ईरान ये कह रहा है कि उसने कुछ अपना मवाद आगे पीछे कर दिया या कहीं और डाल दिया है, और ये गलत जगहों पर इन्होंने हमले कर दिए, ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि अदरवाइज तो ये फिसाइल मटीरियल तो बाहर आ सकता था, रेडिएशन आ सकती थी। अगर फैसिलिटीज तबाह की हैं तो वो भी बहुत नुकसान है, ये नहीं कि नुकसान नहीं होगा ईरान को। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक पुरअमन अगर मकासद के लिए एटमी तवानाई थी और उन फैसिलिटीज पे हमला किया है, बड़ा ही गलत प्रेसिडेंट है। इससे तो सारी दुनिया के बाकी लोग भी मुतासर होंगे,
क्योंकि एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके बाद कोई कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा जब इराक पे यूनिलेटरल अटैक किया 2003 में ईरान ने, उसके बाद आपने देखा कि कितने मुल्कों ने उसको फॉलो किया। पहले प्रेसिडेंट प्यूटिन ने फॉलो किया, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, तो ये एक सिलसिला फिर चल निकलता है। तो ये काम मेरा ख्याल में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करना कोई दूर इसके नताइज हो सकते हैं। ये को बहुत अच्छा फैसला नहीं। और सर, जो कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे और हमारे थिंक टैंक्स भी जो फरमा रहे हैं कि रजीम चेंज का जो मंसूबा है इसराइल का, और जिस तरह नेतन्याहू ने खुद अवाम को वहाँ पर एड्रेस करके रजीम चेंज वाला ख्वाब उनको सुनाया, अभी आपको लगता है अब बुश दौर में जो हाल इराक का हुआ कहीं ना कहीं वो ईरान का भी हो सकता है, या ईरान को एस्टिमेट करने में कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल गलती कर रहे हैं? मुझे तो ये जो दूसरी बात आपने कही वही लग रही है, क्योंकि ईरान के अंदर अभी कोई ऐसी अपोजिशन मूवमेंट तो नहीं। देखें, सद्दाम हुसैन की तो डिक्टेटरशिप थी ना जी। इनके साथ तो काफी लोग हैं, इनके रूरल एरियाज में भी हैं, दूसरे बाजार में भी हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई हमें मूवमेंट नजर आ रही कि इनके खिलाफ। वो चंद लोग हैं जो पुराने शाह के वफादार थे, उनके बेटे भी हैं। तो वो क्या इतनी इस्तात रखते हैं कि आके वो यहाँ पे ईरानी नुमाइंदे बन के बैठ जाएं या बादशाहत को दोबारा वहां जगह दे दे? वो तो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये फर्ज किया किसी तरीके से ये कामयाब भी हो जाए, तो जिस तरह इराक में हुआ था कि उनकी जो फौज थी वो डिसमेंटल हो गई और वो असला तमाम का तमाम पूरे मुल्क में फैल गया, और उसके बाद अमेरिका को वहां से जाना पड़ा, कुछ नहीं कर सके वहां पे। तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा कि वहां पे भी अगर पूरी तरीके से फैल गई, सारी तरफ मामला फैल गया और एक लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला हो गया और गवर्नमेंट उनकी कमजोर हो गई या फर्ज के डिसॉल्व हो गई, तो इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी ना बड़ी शदीद किस्म की। तो उसमें तो नुकसान और भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितने वहां पे एंटिटीज हैं उनको भी असला मिल जाएगा। तो ईरान का मकसद तो हल नहीं होगा, वो जाके फिर हमले करेंगे। इसराइल के लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि किसी हवाले से भी रजीम चेंज जो है वो इस मसाइल का हल है। बिल्कुल ठीक। सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा करते हैं और फिर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरानी पार्लियामेंट के अंदर भी लगते हैं, फिर हम उन्हें नोबेल इनाम का हकदार भी करार दे देते हैं, रिक्वेस्ट भी मूव कर देते हैं, जिसे अब बड़ा क्रिटिकली गवर्नमेंट के स्टेप को देखा जा रहा है। सो पाकिस्तान को अब आप किस जोन में देखते हैं, हाउ टू रिएक्ट, और किस किस्म के इकदाम अब पाकिस्तान को बहसीयत रियासत उठाने पड़ेंगे? पाकिस्तान के लिए तो पोजीशन वाज़ेह है। हमने ईरान के लिए अपनी सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखनी है। हमारा हमसाया है और इस वक्त वो विक्टिम है इसराइल की जारहियत का। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान उस जंग में शरीक होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले से ही एक जंग जो हमारे मशरकी सरहद पर है उसमें शामिल है। हम कैसे एक जंग के होते हुए दूसरी जंग में कूद सकते हैं? इसलिए पाकिस्तान जंग तो नहीं करेगा। अब जो वहां पे हमारे आर्मी चीफ को बुलाया और डिनर पे बात हुई, लंच पे बात हुई, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्विड प्रो को क्या है, फ्री लंच तो नहीं होता। तो मेरे ख्याल में क्विड प्रो को तो दे दिया हमने, फौरन ही दे दिया। मुझे यकीन है कि इन्होंने ये कहा होगा कि जी ठीक है पाकिस्तान इस जंग में नहीं कूदेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आगे ठीक है जी, आप अगर जंग रुकवाते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की और आगे अमन की कोशिशें भी करते हैं, मीडिएशन करते हैं, तो आप नोबेल प्राइज के हकदार होंगे। अब ये कह देने से ये ज़बानी जमा खर्च है ना जी, कोई हमने को अमलन तो नहीं इस जंग में शरीक हो रहे। तो ठीक है, अगर ये क्विड प्रो को जब ज़बानी जमा खर्च का है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।